जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, नवोदय की परीक्षा में अनुच्छेद संबंधी प्रश्न आते हैं। आपको एक गद्यांश दिया गया होता है, एक पैराग्राफ दिया गया होता है जिसे पढ़ना होता है और उस पर आधारित प्रश्न के उत्तर देने होते हैं। तो उसी के अभ्यास के क्रम में आज हम लोग एक अनुच्छेद देखते हैं। ईसा पूर्व 776 से प्रत्येक 4 वर्ष बाद यूनानवासी बहुत बड़ा उत्सव मनाया करते थे। महान देवता जियूस के सम्मान में कलाकार, लेखक और खिलाड़ी एकत्रित होते थे। ओलंपिया शहर में प्रतियोगिता आयोजित की होती थी, इसीलिए इस आयोजन को ओलंपिक खेल कहा जाने लगा। उन दिनों ओलंपिक खेलों के केवल खेलकूद की प्रतियोगिताएं ही नहीं थी, नाटक और कविताओं द्वारा कविता पाठ भी होते तथा साथ ही दौड़ भी होती थी। यूनान वासियों के लिए यह खेल मन और शरीर का एकीकरण था और जीतने का प्रयास देवताओं के राजा जियूस के प्रति सम्मान था। यह कार्यक्रम 3 दिन तक चलते थे। खिलाड़ी दौड़ते, कुश्ती लड़ते, घुड़सवारी करते और दौड़ते थे। ओलंपिक के आरंभ होते थे और पुरस्कार तथा दावत के साथ संपन्न होते थे। तो बच्चों, ये एक अनुच्छेद था जहाँ पर बताया गया कि ईसा पूर्व 776 जो है से प्रत्येक 4 साल के बाद में यूनान में एक उत्सव मनाया जाता था और ये महान देवता जियूस के सम्मान में होता था, जहाँ पे बहुत सारे कलाकार और लेखक, खिलाड़ी सब क्या होते थे, इकट्ठे होते थे और वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स वगैरह किए जाता था। और इन कॉम्पिटिशन में बच्चों पहले नाटक, कविताएं, कविता पाठ, ये सारी चीज़ें होती थी और ये सारा कुछ किस लिए होता था, जो उनके राजा जियूस थे उनके प्रति एक सम्मान जो है वो प्रकट करते थे। और इस प्रकार से ये कार्यक्रम बच्चों 3 दिन तक चलते थे। ठीक है, तो अब देखते हैं। यूनानियों के लिए ओलंपिक जीतने का प्रयास करने का अर्थ था पहला जियूस का सम्मान, दूसरा खिलाड़ियों को पुरस्कार, तीसरा ईश्वर का उपहार, चौथा ओलंपिया का रिवाज। तो बच्चों, जियूस के प्रति सम्मान जो ऑप्शन 1 है ये सही आंसर होगा। ओलंपिक खेल सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित हुए थे? तो बच्चों, पहला ऑप्शन है 1976 ईस्वी में, 776 ईसा पूर्व, 776 ईसा या 1976 ईसा पूर्व। तो जैसा कि बच्चों आप देखिए, सबसे पहली ही लाइन जो है ईसा पूर्व लिखा गया है 776, तो आपका सही जवाब ऑप्शन 2 होगा। बच्चों, कभी भी यदि डाउट हो तो छोटी सी गलती से क्या होता है, हमारा आंसर गलत हो सकता है, इसलिए आपके पास अनुच्छेद आपके प्रश्न पत्र में दिए गए होंगे, तो हमेशा ही आंसर को एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना चाहिए। ठीक है, जियूस कौन था? अगला प्रश्न है, एक महान राजा, एक ओलंपिक खिलाड़ी, एक यूनानी देवता या एक महान पहलवान? तो जैसा कि बच्चों हमने अनुच्छेद में जाना, वो एक यूनानी देवता थे। ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होता था? पहला है रोम, दूसरा पेरिस, तीसरा जियूस या चौथा ओलंपिया। तो बच्चों, क्योंकि ये खेल ओलंपिया में होता था इसीलिए तो इसका नाम ओलंपिक पड़ा। ठीक है, तो ओलंपिया इसका सही उत्तर होगा। खेलों में एकीकरण होता है मन और शरीर का, शरीर और आत्मा का, आत्मा और ईश्वर का या ईश्वर और मन का? तो बच्चों, हम जानते हैं कि खेलों में एकीकरण किसका किसका होता है, मन और शरीर का, तो ऑप्शन 1 सही जवाब होगा। अब एक और अनुच्छेद देखते हैं। मरुस्थलों में बहुत सारा पशु जीवन देखने को मिलता है। रात में रेगिस्तानी छिपकली अपने छिद्रों से बाहर निकलती है। इसके अलावा नाना प्रकार के जहरीले सांप, बिच्छू, लोमड़ी, कीड़ों मकोड़ों और पक्षी भी, यहाँ बेटा ये मिस्टेक हो गया है, पक्षी देखने को मिलते हैं। सहारा, अरब और थार के मरुस्थलों में अपना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में ऊंटों के उपयोग स्थानीय लोगों द्वारा किया जाता है। ऊंट, जिसे मरुस्थल का जहाज भी कहा जाता है, यह बालू में कई किलोमीटर तक चल सकता है।
बच्चों अनुच्छेद जो है वो पढ़ने के साथ साथ उसको समझते भी चलना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमें ये पता हो कि जो अनुच्छेद है उसका मतलब क्या है, क्योंकि मतलब पता चलने से, अर्थ पता चलने से ही प्रश्नों का उत्तर देना आसान हो पाता है। तो यहाँ बच्चों हम देख रहे हैं, यहाँ मरुस्थलों की बात हो रही है कि मरुस्थलों में बहुत सारा पशु जीवन देखने को मिलता है और वहाँ पे क्या क्या होते हैं, रात में छिपकली जो है वो बाहर निकलती है। इसके अलावा और भी जो रेप्टाइल्स होते हैं, जैसे कि जहरीले सांप होते हैं या और जो दूसरे अन्य जो है वो जीव जंतु भी बाहर निकलते हैं, जैसे कि बिच्छू, लोमड़ी, कीड़े मकोड़े और पक्षी। तो मरुस्थल में ये सब देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बच्चों कुछ मरुस्थलों के नाम बताए गए हैं, जैसे कि सहारा, अरब और थार मरुस्थल। मरुस्थलों में अपना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों? ऊँटों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ऊँट जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको जहाज कहा जाता है, किसका? मरुस्थल का। और बालू में कई दूर तक ऊँट जो है वो चल सकते हैं। इनकी आँखों की बरौनियाँ लंबी होती हैं और अपने नाक के छिद्रों को बंद रख सकता है। इससे रेत से अपनी आँख और नाक को बचा सकता है। इसके सैर सपाट और गद्देदार होते हैं और पीठ पर 1 या 2 कूबड़ होते हैं। ऊँट एक बार में कई लीटर पानी पी सकता है और उसके बाद 1 सप्ताह तक बिना पानी पिए चल सकता है। मरुस्थल के निवासियों के लिए ऊँट क्या है? अपरिहार्य है। बच्चों अपरिहार्य का मतलब होता है ज़रूरी, ठीक है। तो इस तरह से मरुस्थल के लोग जो होते हैं, जो वहाँ पे रहने वाले होते हैं, उनके लिए ऊँट क्या होता है? बहुत ही ज़रूरी होता है। अब देखते हैं बच्चों कि किस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न आए हैं। अनुच्छेद में अपरिहार्य शब्द का अर्थ है, पहला है अनावश्यक, दूसरा है महत्वपूर्ण, तीसरा है सार्थक या चौथा है आवश्यक। तो बच्चों जरूरी जो होता है इसी को ही आवश्यक भी कहा जाता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? आवश्यक। चौथा उत्तर जो है बच्चों वो सही है। इस अनुच्छेद के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक कौन सा है? मरुस्थल में जीवन, मरुस्थल में रात्रि जीवन, मरुस्थल में ऊँट का प्रयोग या ऊँट मरुस्थल का जहाज। तो बच्चों जैसा कि हमने देखा यहाँ पे ऊँट की भी बात हुई है, मरुस्थल में जो है उसको जहाज कहा जाता है, इसकी भी बात हुई है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन मरुस्थल में रात्रि जीवन की भी बात हुई है। तो कुल मिला के मरुस्थल में जो जीवन है ये बच्चों सही उत्तर होगा, क्योंकि इसके अंतर्गत रात्रि में जीवन, ऊँट का उपयोग और ऊँट मरुस्थल का जहाज, ये तीनों ही ऑप्शन जो होता है मरुस्थल में जीवन में आ जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऊँट अपनी नाक और आँखों से रेत कैसे बचाता है? गद्देदार रेत होने से, लंबी बरौनियों और नाक बंद रखने की क्षमता से, पीठ पर 1 या 2 कूबड़ होने से या हफ्तों तक बिना पानी पिए जीवित रहने से। तो बच्चों हम जानते हैं कि अपनी आँख को यदि उसे बचाना है तो आँख की जो विशेषता होगी वही उसका सही उत्तर होगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं सेकंड जो है उसमें लंबी बरौनियाँ और नाक बंद रखने की क्षमता जो है वो, इससे हम कह सकते हैं कि वो अपनी आँखों जो है उसको क्या करता है? रेत से बचाता है। रात में अपने छिद्रों से कौन सा पशु बाहर निकलता है? पहला जहरीले सांप, दूसरा लोमड़ियाँ, तीसरा कीड़े मकोड़े या चौथा रेगिस्तानी छिपकलियाँ। तो बच्चों हमने अनुच्छेद में देखा कि छिद्रों से, है ना, तो लोमड़ी जो है वो छिद्र में नहीं रहती है, ठीक है। छिद्र में कौन कौन रह सकता है? जहरीले सांप जो हैं वो बिल बना के रहते हैं, ठीक है, वो भी एक तरह से छिद्र माना जा सकता है। कीड़े मकोड़े और रेगिस्तानी छिपकलियाँ। लेकिन जब रात में छिद्रों से बाहर निकलने की बात हो रही तो बच्चों सही उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? रेगिस्तानी छिपकलियाँ। तो बच्चों इस तरह से आपकी परीक्षा में जो अनुच्छेद संबंधी प्रश्न आते हैं उन्हें हल करके आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं।